वेलकम टू माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस एजुकेशन एंड लर्निंग। और ये आईकॉम 1 की जो अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस डिस्कस कर रहे थे, उस सीरीज़ की ये सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम 2009 के पेपर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें 2008 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज थे वो किसी वजह से स्किप हो गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको एड्रेस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड पेपर 2008 का पूछा गया कि डिफाइन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो इसका आंसर है जी कि इट इज़ एन अकाउंटिंग मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन विच एट लीस्ट two accounts are used in debit and credit aspects. In double entry bookkeeping, debit side must be equals to credit side. तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है इसको अगर आप स्प्लिट करें तो एक बात तो ये सामने आती है कि ये एक अकाउंटिंग मेथड है और मोस्ट सुपीरियर मेथड है किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। और इसके अंदर हम दो एस्पेक्ट्स अकाउंट के यूज़ करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। और जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के इक्वल आनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो था इसके अंदर है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन थ्री क्लासेस ऑफ अकाउंट्स। तो थ्री क्लासेस ऑफ अकाउंट्स के अंदर याद रखें कि अकाउंट्स के अंदर तीन क्लासेस को यूज़ किया जाता है, एक पर्सनल अकाउंट्स, एक रियल अकाउंट्स और एक नॉमिनल अकाउंट्स। क्लासिकल अप्रोच है ये। क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो पर्सनल अकाउंट है ये किसी शख्स या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कंपनी के अकाउंट को भी हम पर्सनल अकाउंट के अंदर लेंगे और किसी भी इंडिविजुअल शख्स के अकाउंट को भी हम पर्सनल अकाउंट कंसिडर करेंगे। जबकि रियल अकाउंट के अंदर तमाम टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स के अंदर लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, व्हीकल और इवन कोई भी चीज़ जो कि टेंजिबल यानी जिसको आप फिजिकली फील कर सकें वो आपका टेंजिबल एसेट कहलाएगा। जबकि इनटेंजिबल एसेट के अंदर जैसे गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ये तमाम के तमाम आपके इनटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट्स। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी आपके रेवेन्यूज़ हैं, गेन या लॉसेस, ये तमाम के तमाम आपके नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन था आपका डिफाइन द टर्म ऑनर्स इक्विटी। तो ऑनर्स इक्विटी आप याद रखें कि जब भी किसी बिजनेस को लिक्विडेट किया जाए यानी कि उसको सेल किया जाए तो उसकी तमाम लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद जो कुछ भी बच जाए वो आपका ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। तो ऑनर्स इक्विटी इज शेयर ऑफ ऑनरशिप ऑफ शेयर होल्डर in the company after paying all the liabilities of the company at the time of liquidation of the company. फोर्थ क्वेश्चन था आपका स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की मेजर दो टाइप्स ट्रांजैक्शंस की यूज़ होती हैं। ड्राइंग सबसे पहले तो आपकी कैपिटल को या ऑनर्स इक्विटी को रिड्यूस करती हैं, क्योंकि ड्राइंग जो है वो अगर ऑनर अपने पर्सनल ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपने कैपिटल में से अगर कुछ निकाल रहा है वो कैश भी हो सकता है और वो गुड्स की शक्ल के अंदर भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो ऑनर है उसका जो कैपिटल है वो रिड्यूस होता है। तो एक तो ड्राइंग जो है ये हमेशा डेबिट होगी क्योंकि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज डेबिटेड। तो ड्राइंग अगर कैश की शक्ल में हो रही है तो ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट यानी कि ड्राइंग आपका डेबिट हो जाएगा और कैश अगर कैश की शक्ल में ड्रॉ किया जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अगर बैंक अकाउंट से निकलवाए जा रहे हैं तो वो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी ड्राइंग है जी गुड्स की, कि अगर कोई चीज़ें ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाली जा रही हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेज अकाउंट और स्टॉक अकाउंट भी क्रेडिट किया जा सकता है।
उसके बाद फिफ्थ वन है जी, व्हाट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी, गिव टू एग्जांपल्स। कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी होती है जो कि फ्यूचर में इम्कान हो पे करने का, यानी कि लाइबिलिटी अभी तक कंसिडर ना हुई हो लेकिन उसके इम्कानात मौजूद हों। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज़ अ लाइबिलिटी which is not sure but it may be occur in future. We can say that is an outcome of uncertain future event. It is also a potential loss। और इसकी एग्जांपल्स हैं जी, फॉर एग्जांपल लॉ सूट हो सकता है या प्रोडक्ट वारंटीज हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कोई मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कोई केस है और अगर वो हार जाती है फ्यूचर के अंदर, तो एक तो वो एग्जांपल है। दूसरे नंबर पर ये है कि अगर कोई वारंटीज़ एक्सपेक्टेड हैं कोई प्रोडक्ट के हवाले से और वो फ्यूचर में अगर कस्टमर क्लेम करते हैं तो वो भी आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टू टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एक है जी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और दूसरा है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है इट इज़ मेड बिफोर रिकॉर्डिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करने से पहले जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाता है। इट इज़ सिंपली वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इधर डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड और नॉट। ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड को वेरीफाई करने के लिए बनाया जाता है कि दोनों साइड्स बराबर हैं या नहीं। और ये याद रखिएगा कि ये एडजस्टिंग एंट्रीज जो कि फाइनल अकाउंट के अंदर आप एडजस्टमेंट्स देखते हैं उन एंट्रीज को करने से पहले ये बनाया जाता है। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है ये नाम से ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद बनाया जाता है और ऑल द एडजस्टिंग एंट्रीज आर टेकन इनटू अकाउंट। जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं उनको किया जाता है एंड इंक्लूडेड इन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और उनको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है एंड रिजल्ट इज कॉल्ड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इस पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, व्हाट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है जर्नलाइजिंग, बुक कीपिंग, थर्ड वन अकाउंटिंग और ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे। सेकंड ऑप्शन सेकंड एमसीक्यू इज व्हाट इज द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कॉल्ड, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग है। थर्ड एमसीक्यू व्हाट अकाउंट आर द आइटम्स और गुड्स परचेज बाय द बिजनेस फॉर द सोल यूज ऑफ इट्स प्रोप्राइटर डेबिटेड टू। तो अगर प्रोप्राइटर या ऑनर ऑफ द बिजनेस के ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ चीज़ें खरीदी जा रही हैं तो वो ड्राइंग्स कहलाएंगी, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द बिजनेस called that purchases goods and sells them without changing their shape। अगर आप कहीं से गुड्स खरीदते हैं और उनको रीसेल करने के लिए आप उसको विदाउट चेंजिंग, अगर आप वो बाय करते हैं और उसमें चेंज किए बगैर उसको सेल करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को आप ट्रेडिंग कंसर्न बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये है कि आप रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसमें चेंजिंग आप करते हैं, चेंजेस लेके आते हैं, उसके अंदर अल्ट्रेशंस में भी करते हों या उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हों तो उसको आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कहेंगे। जबकि अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सर्विस बिजनेस है। लेकिन इस केस के अंदर ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो ट्रेडिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन याद रखें हमेशा एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस नोन एज। तो समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप जर्नल के अंदर करते हैं और उसको पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर, उन सब की ये समरी कहलाती है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट अकाउंट डू एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फॉल अंडर। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं, इसके अंदर एसेट्स नहीं है, ये बाय मिस्टेक आई थिंक आ गया है। तो ये आपका जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को जो अकाउंट
रिप्रेजेंट करते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। What do we call amount spent on heavy advertisement likely to benefit in next 4 years? कोई भी ऐसी अमाउंट जो किसी हैवी एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप पे कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आपको आने वाले सालों के अंदर आपको मिलेगा, तो है तो ये एक्सपेंस, लेकिन ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा। ऐसा एक्सपेंस जो कि आपका विद इन 1 ईयर उसका बेनिफिट आपको मिलना है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। लेकिन ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट जो है वो आने वाले सालों तक एक्सपेक्टेड है उसको हम रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू के व्हाट डू वी कॉल द कमीशन रिसीव्ड ऑन अ सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी, तो ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है। और व्हेन एसेट इज सोल्ड हाउ इज इट क्रेडिटेड, जब एसेट को हम सेल करते हैं तो क्या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर उसको क्रेडिट किया जाता है, उसकी डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन के ऊपर क्रेडिट किया जाता है, उसकी बुक वैल्यू के ऊपर क्रेडिट किया जाता है, या सेल प्राइस। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप एसेट को सेल करते हैं तो जो अमाउंट आपको मिलती है उस अमाउंट के ऊपर आप उसको क्रेडिट करते हैं, यानी सेल प्राइस के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिसके अंदर जो आपके एसेट्स हैं वो डिक्रीज होते हैं और लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज होती हैं। तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहली बात तो जो फर्स्ट एस्पेक्ट है ट्रांजैक्शन का कि इसमें आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से डेफिनेट सी बात है आपका एसेट इंक्रीज होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो इधर से ही एक्सक्लूड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सेल ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, तो इसके अंदर आप एसेट को सेल कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, तो क्रेडिट के ऊपर जिस वक्त आप सेल करेंगे तो बिल रिसीवेबल जो है वो तो आपका डेबिट होगा, यानी एसेट जो है आपका डेबिट होगा, लेकिन सेल इज़ नॉट योर लायबिलिटी, सेल इज़ रेवेन्यू, तो इसमें रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन भी बीच में से निकल जाएगा। अगर आप इसको देखें पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो पेमेंट जो है क्रेडिटर्स को जिस वक्त आप देते हैं तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी दोनों रिड्यूस हुए इसके अंदर। तो पेमेंट जिस वक्त आप पे करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपका एसेट डिक्रीज करेगा, लाजमी बात है। आप कैश या थ्रू बैंक अगर आप पे करते हैं तो कैश आपका एसेट है और जिस वक्त आप पे करेंगे तो आपका एसेट डिक्रीज होगा, तो फर्स्ट कंडीशन इज मेट। अब देखते हैं कि दूसरी कंडीशन मेट होती है कि नहीं। तो आपकी जिस वक्त आप क्रेडिट पे करेंगे पेमेंट क्रेडिटर्स को, तो लाजमी बात है आपकी लायबिलिटीज़ भी रिड्यूस होंगी, एसेट भी रिड्यूस होगा क्योंकि आप कैश में पे कर रहे हैं, और आपकी लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज होंगी क्योंकि आपने जो उधार के ऊपर जो चीज़ें ली हुई थी आपने उनकी पेमेंट अदा कर दी है, तो वो भी डिक्रीज होंगी। तो थर्ड जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो इन तमाम में से कौन सा रूल जो है करेक्ट है। इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि आपका जो एसेट है वो जिस वक्त इंक्रीज होता है और जिस वक्त आपकी लायबिलिटीज हैं वो डिक्रीज होती हैं तो दोनों डेबिट होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इंक्रीज इन परचेज एंड डिक्रीज इन सेल्स इज डेबिटेड, ऐसा नहीं है, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड डिक्रीज इनकम क्रेडिटेड, इनकम जो है उसके अंदर जिस वक्त डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है, क्योंकि इनकम का फेवरेबल बैलेंस उसके बढ़ने का ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि क्रेडिट है, तो ये थर्ड वन ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी 2009 के पेपर में और सबसे पहले इसका एक्सटेंसिव क्वेश्चन देखते हैं।
रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, पोस्ट इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो तीनों काम आपने करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इसका जो जर्नल है ये मैंने आपको समझाने के लिए स्प्लिट कर दिया है इसको पीसेस में, लेकिन आप जिस वक्त सॉल्व करेंगे तो आप इसको कंबाइन रखेंगे। फर्स्ट कॉलम आपका डेट को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर्स या डिटेल भी लिख सकते हैं, थर्ड वन इज लेजर फॉलोड, फोर्थ वन इज डेबिट एंड फिफ्थ वन इज क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री ये है जी, आपकी जो ट्रांजैक्शन में इंफॉर्मेशन है वो है January 1 अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख या 100,000। तो सबसे पहले तो आपने देखना है 5 चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम भी आप बोल सकते हैं, और फिफ्थ वन जो है वो आपका आ जाएगा लाइबिलिटीज, जिसमें से एसेट्स और एक्सपेंसेस का फेवरेबल बैलेंस है डेबिट, और बाकी तीनों का कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, तीनों का फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट। फेवरेबल जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है उसका बढ़ना, तो उसके मुताबिक आप इसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कंपनी को, और उस कंपनी के अंदर आपको जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि अहमद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो बिजनेस के अंदर कैश जो है वो इंजेक्ट हुआ है, तो कैश बिजनेस को मिला है, और वो कैश बिजनेस के लिए एसेट है, फेवरेबल बैलेंस डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा एस्पेक्ट है जो एंट्री का डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर, वो ये है कि ये कैश इसको क्यों मिला है, यानी कि ये असासे की शक्ल में मिला है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल जो है वो हमेशा उसका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि कैपिटल भी बढ़ रहा है और कैश भी बढ़ रहा है। तो सेकंड एंट्री आपकी आ जाएगी डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹60,000, यानी कि आपके पास जो कैश है उसमें से 60,000 जो है वो आप बैंक को भेज रहे हैं। तो बैंक इज ऑल्सो योर एसेट, तो क्योंकि ये आपका बैंक अकाउंट है, आप अपने ही अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज कर जाएगा जो कि आपका एसेट है, और कैश फॉर्म में जो आपके पास पैसा था वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जस्ट एसेट्स जो हैं ये अपनी शेप चेंज कर रहे हैं दोनों एसेट आपके लिए। तो 60,000 और 60,000 कैश से क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। आपके पास क्या आया, आपके पास गुड्स आए, और गुड्स जब भी आप बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो आप परचेजेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि आप परचेज जिस वक्त करते हैं तो वो परचेज जो भी आप एसेट करते हैं वो आपके लिए एसेट है, और एसेट जिस वक्त भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, और जिस वक्त भी किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम आ जाएगा तो उस वक्त आप उस एसेट का नाम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। लेकिन चूंकि इसके अंदर सिर्फ परचेजेस का जिक्र आया, गुड्स का जिक्र आया है, तो गुड्स में कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ मिसलिनियस चीज़ों को आप बोलते हैं, तो इस वजह से आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया, और बदले में आप कैश पेमेंट दे रहे हैं, और कैश आपका एसेट है, जिस वक्त भी आपके पास ये कम होगा, इसमें कमी आएगी, ये क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश आपका एसेट है, और एसेट का अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि उसका कम होना हमेशा क्रेडिट होता है। फोर्थ एंट्री है जी आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम अकबर ऑन क्रेडिट। परचेज किए आपने गुड्स, तो एक तो वही जो पीछे चीज़ हमने डिस्कस की, परचेज अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, लेकिन आपने ये कैश पे नहीं किया बल्कि ये क्रेडिट पे किया है। और किससे आप परचेज कर रहे हैं, अकबर से, और अकबर को ये अमाउंट पे करना आपके ऊपर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस आपका हमेशा क्रेडिट होता है। तो परचेज अकाउंट टू अकबर। January 5 की एंट्री है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो आपके पास क्या आया, कैश, और आपने क्या सेल किया, गुड्स। आप कैश आपके पास जिस वक्त आएगा तो एसेट है, एसेट का फेवरेबल बैलेंस डेबिट, और सेल्स आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट टू सेल्स। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू असलम फॉर ₹6,000। गुड्स आपने सेल किए, सेल्स का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है, रेवेन्यू है ये आपका, तो ये तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कैश आपने नहीं लिखना है यहाँ पे डेबिट। क्यों,
क्योंकि ये इससे पिछली एंट्री में देखें सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इस एंट्री में तो कैश आपको मिल रहा था, जबकि इसमें आपको कैश नहीं मिल रहा, बल्कि असलम ने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो आपको फ्यूचर में पे करेगा, यानी ये क्रेडिट सेल का। तो असलम आपके लिए एसेट है, इसका चूंकि बिल जो है वो ये फ्यूचर में पे करेगा, तो जो आपको फ्यूचर में मिलना हो वो भी आपका एसेट कहलाता है। तो असलम का नाम आपके लिए डेबिट हो जाएगा। परचेज बिल्डिंग ₹20,000 एंड पेड बाय चेक। यहाँ पे देखें स्पेसिफिक चीज़ का नाम आ गया, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग इज़ योर एसेट इफ़ यू आर परचेजिंग। तो बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और आप बदले में क्या दे रहे हैं, आप उसको थ्रू चेक आप पेमेंट दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से बैंक आपका एसेट है ये डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि ये कम हो जाएगा। तो उससे अगली एंट्री पेड सैलरीज इन कैश। तो सैलरीज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएंगी। और कैश अकाउंट जो है वो आप, डेफिनेट सी बात है, कैश में आप पे कर रहे हैं तो कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा और 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बड़े सिंपल से रूल्स हैं जी, ये याद रखेंगे। 5 चीज़ें हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटीज, जिसमें से पहले दो जो हैं एसेट्स एक्सपेंसेस, जब भी बढ़ते हैं हमेशा डेबिट होंगे। और जब भी ये देखें परचेजेस एसेट है, बढ़ा तो डेबिट हुआ, कैश एसेट है बढ़ेगा डेबिट होगा, बिल्डिंग एसेट है जब भी बढ़ा डेबिट होगा, सैलरीज एक्सपेंस है जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा। और बाकी तीनों चीज़ें कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये देखें सेल्स रेवेन्यू है, फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू, फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट। और उसके बाद है जी लाइबिलिटीज़, अकबर से आपने उधार पे चीज़ें बाई की तो फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट, तो ये सारे के सारे क्रेडिट होंगे। तो इन बैलेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है जी कि आपने पोस्ट करना है जनरल ट्रांजैक्शंस को आपने लेजर अकाउंट्स के अंदर। तो लेजर अकाउंट बनाना या ट्रायल बैलेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, कि असल जो चीज़ है वो जर्नल को बनाना है। लेजर या ट्रायल बैलेंस कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है बनानी। और प्रीवियस वीडियो में भी एक दो लेजर आपको मैंने बना के दिखाए, यहाँ पे एक दो फिर डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखें कि जितने भी अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं जर्नल के अंदर, उन सब के लेजर आपने बनाने हैं, तब जाके ट्रायल बैलेंस आपका एक्यूरेट आएगा। जैसे कि कैश है, कैपिटल, बैंक, फिर परचेजेज है, फिर उसके बाद अकबर, उसके बाद सेल्स, असलम, बिल्डिंग, बैंक, सैलरीज, ये सारे के सारे आपने अकाउंट आपने बनाने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कैश अकाउंट बनाएं तो देखें 1 जनवरी को कैश डेबिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट क्या है, कैपिटल। तो हम डेबिट के अंदर कैपिटल से 1 लाख लिखेंगे। तो ये अगर आप देखें कि 1 जनवरी कैपिटल अकाउंट 1 लाख, जिस चीज़ का अकाउंट आप बना रहे हैं उसका नाम कभी भी नहीं आएगा, बल्कि उसके जो अपोजिट है वो हमेशा लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 2 जनवरी को आप देखें कैश क्रेडिट हो रहा है और अगेंस्ट क्या है, बैंक। तो 2 जनवरी को बैंक से ये क्रेडिट हो जाएगा 60,000। उसके बाद आप देखेंगे कि 3 जनवरी को कैश क्रेडिट हो रहा है, अगेंस्ट क्या है, परचेजेस। और 3 जनवरी को क्रेडिट हो रहा है और अगेंस्ट है परचेजेस 5,000। उसके बाद 4 जनवरी में कैश का जिक्र नहीं है तो हम छोड़ देंगे इसे। 5 जनवरी को कैश डेबिट हो रहा है और अगेंस्ट है सेल्स, तो 5 जनवरी में सेल्स से डेबिट कर देंगे हम 15,000। उसके बाद 6 जनवरी में भी कैश का जिक्र नहीं है, 7th में भी नहीं है, 8th में है सैलरीज अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट है सैलरीज, और हम क्रेडिट में सैलरीज लिख देंगे 5,000। और फिर एंड के ऊपर हम बैलेंस ले लेंगे, हम देखेंगे कि डेबिट साइड इसकी बड़ी है या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड इसकी है 1,15,000 और क्रेडिट साइड इसकी 45,000 से शॉर्ट है, तो 45,000 का डिफरेंस हम यहाँ पे लिख देंगे। और फिर इसको पोस्ट करना लेजर में ट्रायल बैलेंस में फर्दर ये इंतहाई इजी है, आपने इसका अपोजिट ले लेना है। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो कैश में आप डेबिट साइड के ऊपर ये डिफरेंस लिखेंगे, यानी अगर इसको मैं ट्रायल बैलेंस में जाके लिखूंगा
तो मैं इसको लिखूंगा जी कैश अकाउंट डेबिट में 45,000, यानी उसका उलट कर दूंगा। और ये अगर आपको फेवरेबल अकाउंट्स का नॉलेज है, जो 5 चीज़ें मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, तो ये आपके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है कि ये डेबिट में क्यों लिखा है। क्योंकि कैश आपका एसेट है, और एसेट जो है अगर ये साइड देखें तो ये साइड कौन सी है, ये साइड वो है जिसमें पैसा आपके पास आ रहा है, और ये साइड वो है जिसमें आपके पास से पैसा जा रहा है, सैलरीज, परचेजेस, बैंक। तो कैपिटल बिजनेस के अंदर एक तो 1 लाख कैपिटल का आया था, और एक आपने सेल्स की थी 15,000, यानी आपके पास 1,15,000 होना चाहिए। जबकि इसमें से 60,000 आपने बैंक में भेज दिया था, और 5,000 की आपने परचेजेस की, 5,000 आपने सैलरीज में पे किया। तो आपके पास इस वक्त 45,000 कैश इन हैंड है। तो कैश चूंकि आपका एसेट है एंड यू हैव 45,000, तो आपके पास इसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट आना चाहिए। उसके बाद आपका जो दूसरा है अकाउंट, वो है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को अगर हम देखें तो फर्स्ट एंट्री में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सेकंड में है बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट कैश है, और कैश को हम डेबिट में लिख देंगे 60,000 के साथ। तो कैश आ गया 60,000 के साथ। उसके बाद आप देखें जी थर्ड एंट्री, 3 जनवरी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, सेवन्थ में इसकी इंफॉर्मेशन है। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इसके अगेंस्ट है बिल्डिंग, तो क्रेडिट में हम बिल्डिंग लिख देंगे 20,000 के साथ। तो ये आ गया जी क्रेडिट में बिल्डिंग। और उसके बाद फर्दर कोई बैंक की एंट्री नहीं है। तो हम इधर से बैलेंस देख लेंगे। 60,000 डेबिट साइड है आपकी बड़ी, और क्रेडिट साइड में 40,000 शॉर्ट है। और इसको रिवर्स कर देंगे हम ट्रायल बैलेंस के अंदर, यानी ट्रायल बैलेंस में हम बैंक अकाउंट डेबिट में जाके लिखेंगे 40,000। डेबिट के अंदर हमने जाके लिख दिया 40,000। और उसके बाद एक और अकाउंट जो है वो देखते हैं जी, आगे कैपिटल को देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट की एक ही एंट्री होगी, और ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और इसके अगेंस्ट डेबिट है कैश 1 लाख से। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे जी कैश 1 लाख से, और ये 1 लाख पूरे का पूरा बैलेंस है डेबिट साइड में। और ये जैसे ट्रायल बैलेंस में हम शिफ्ट करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में हम 1 लाख रुपीज़ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो ये जिस वक्त सारे आपके पास बन जाएंगे, तो ये डेबिट साइड आपकी बराबर आनी चाहिए क्रेडिट साइड के ऊपर। तो ये आपका बन जाएगा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और इसको एक दफ़ा मैं ये यहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ये परचेजेस का ट्रायल बैलेंस अकाउंट बना हुआ है, लेजर ये अकबर का है, ये असलम का है। और उसके बाद सेल्स और बिल्डिंग, और सेल्स और बिल्डिंग के बाद सैलरीज, और हम तमाम के हमने बैलेंसेज उठाकर यहाँ पे लिख दिए रिवर्स ऑर्डर में। और अगर कोई ऐसा अकाउंट हो जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में बराबर आ जाएं, तो वो उसका बैलेंस फिर हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट नहीं करते, बल्कि उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। 2009 के पेपर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम, जैसा कि लास्ट ईयर के पेपर में इसी वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है कि डबल एंट्री सिस्टम है क्या। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शन है उसके डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। तो ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन के बारे में, ये एक्यूरेट पिक्चर जो है ये आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके जो एरर्स हैं ये रिड्यूस होते हैं, और डिसीजन मेकिंग के अंदर जो फैसला साजी है उसके अंदर आप इसको बड़ा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। और कम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड जो है ये बिजनेस का आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आप इसकी मदद से
रेवेन्यूज एक्सपेंसेस को, क्योंकि जर्नल एंट्री जो है आपकी वो फिर फाइनली पोस्ट की जाती है लेजर्स में, और लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, और उनके अंदर आप रेवेन्यूज़ को, एक्सपेंसेस को, आपको पता है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों सेंसेस में यूज़ करते हैं, तो उसकी मदद से आपको प्रॉफिट और लॉस जो उसके फिगर्स हैं एक्यूरेटली मालूम होते हैं। तो ये डिफरेंट इसके डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है उस या सिस्टम, उसके एडवांटेजेस लिखे गए हैं, इनमें से कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने शॉर्ट आंसर के अंदर आपने 3 से 4 लिखने होते हैं, अगर आप सारे लिखना चाहें तो वेल। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। तो कॉस्ट जो है ये याद रखें कि जो चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसको बनाने में जो भी आपके अखराजात होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप टिपिकली आप कॉस्ट का नाम देते हैं। कॉस्ट इज़ टिपिकली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, whereas expenses are typically related to other activities, those are related to indirectly that product such as rent, insurance, advertising। तो जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमेशा कॉस्ट आप कहेंगे कि उस प्रोडक्ट से जो डायरेक्ट रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं तो वो रेंट जो है आप जिस वक्त आप पे करते हैं तो वो रेंट डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने में शामिल नहीं है। तो ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने में ताल्लुक है उसको हम कॉस्ट कहेंगे, जबकि ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो मे बी और मे बी नॉट related to that product, or if those expenses are related to that product but in indirect sense, तो हम उनको expense कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन द टर्म अकाउंट। तो इन अकाउंटिंग, account is a statement of summarized transaction record through which we get the balance for further process such as trial balance। तो अकाउंट जो है ये यहाँ पे याद रखिए कि ये अकाउंटिंग का नहीं पूछा गया बल्कि सिर्फ अकाउंट का पूछा गया। तो जो भी आपकी समराइज ट्रांजैक्शन होती है जर्नल की, उसकी स्टेटमेंट को आप अकाउंट बोलते हैं, और उसकी मदद से आप बैलेंस हासिल करते हैं जो कि अभी आप एक्सटेंसिव क्वेश्चन में देख ही चुके हैं, और उसको फर्दर ट्रायल बैलेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इन अकाउंटिंग, account is a statement of summarized transaction record through which we get the balance for further process such as trial balance। Fourth question is that what do you mean by equity। इक्विटी भी डिस्कस हो चुकी है, ऑनर्स इक्विटी के लिक्विडेशन के बाद कंपनी की तमाम लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो कुछ भी बच जाता है कंपनी के पास वो ऑनर्स इक्विटी कहलाती है। The next question is that differentiate between bookkeeping and accounting। तो bookkeeping and accounting, in bookkeeping we record and organize transaction, whereas in accounting we present the financial statements to the owners of the business and others who concern। bookkeeping जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपिंग के अंदर आता है। लेकिन जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, ये तमाम की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। इसके अलावा भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि फाइनेंस के साथ ताल्लुक़ है जिनका, लेकिन वो आपके लेवल के ऊपर नहीं है, जैसे स्टेटमेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो ये आपके लेवल के ऊपर नहीं है। लेकिन बुक कीपिंग के अंदर आप सिर्फ रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप वो तमाम स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनका ताल्लुक या जिनकी डिमांड बिजनेस की तरफ से, उनके ऑनर्स की तरफ से, या तमाम वो लोग जिनका कंसर्न है उस बिजनेस के साथ, फॉर एग्जांपल टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो आप उनके लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द नॉर्मल और प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो proprietary account, proprietor is the owner of the business, so proprietary account is an account which is maintained by the organization with the name of proprietor or individual person। all the business transactions are operated through this account।
तो जो भी बिजनेस का ऑनर है, वो कोई इंडिविजुअल पर्सन है अगर, तो उसके नाम के ऊपर अगर आप कोई अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिस अकाउंट के ज़रिए आप बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट करते हैं, तो वो अकाउंट आपका प्रोप्राइटरी अकाउंट कहलाएगा. The next one is the distinguish between journal and ledger. Journal is your first entry book. So journal is a book of first entry in which business transaction is recorded in a systematic manner under double entry bookkeeping, in which two aspects are taken. One is debit and other one is credit. All the transactions are recorded in journal, then transfer or posted into the ledger, in which individual accounts are prepared for further ट्रांसफर इन ट्रायल बैलेंस. ये सारा कुछ आप प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि जर्नल के अंदर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और डबल एंट्री बुक कीपिंग आप उसके अंदर यूज़ करते हैं, जिसकी एक साइड डेबिट और दूसरी क्रेडिट कहलाती है. जबकि इसमें रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप उन ट्रांजैक्शंस को आप पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर. तो लेजर जो है ये सेकंड स्टेप है आपका जर्नल के बाद, और फिर उसकी जो लेजर के बैलेंसेज हैं उनकी मदद से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. इस पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज मेंट बाय डुअल एस्पेक्ट. तो डुअल एस्पेक्ट जो है वो है जी करेक्ट ऑप्शन, एंट्री इनटू टू अकाउंट्स. दो अकाउंट्स के अंदर आप जो एंट्री करते हैं उसको आप डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं. Second MCQ, that the amount invested into the business by owner is called capital account. जो भी ऑनर की तरफ से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो उसको कैपिटल अकाउंट हम बोलेंगे. What is meant by equity? Equity simply assets minus liabilities is called equity. और expenses relating to sales are entered in. जितने भी एक्सपेंसेस हैं रिलेटिंग टू सेल्स आर एंटर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जितने भी एक्सपेंसेस सेल्स के जो एक्सपेंसेस हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप तमाम के तमाम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप एंटर करते हैं. अगर आप फाइनल अकाउंट वगैरह आपने बनाया है या आप बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस सेल्स से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड के ऊपर इनको प्लेस करते हैं. Provision for bad debt is made when amount is large, benefit taken during current period, benefit in future. Provision for bad debt जो है उनका ताल्लुक इन तीनों के साथ नहीं है, none of these. Provision for bad debt है क्या? Provision for bad debt आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये पैसा आपको मिलने का इम्कान नहीं है, जो कि मुख्तलिफ आपके जो बायर्स हैं जिन्होंने क्रेडिट पे आपसे बाई की हुई हैं चीज़ें, तो वो उनकी एक आप प्रोविजन बनाते हैं, आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये पैसा हमें मिलने का इम्कान नहीं है. तो वो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो इसके लिए सूटेबल हो, तो नन ऑफ दीज. प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू, नंबर 1 रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा, नंबर 2 प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर डिसीजन, क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, नन ऑफ दीज. तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर डिसीजन. उसके बाद द कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज आर कॉल्ड ड्राइंग. हम बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं. द डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग क्रेडिट सेल्स इज कॉल्ड सेल्स डिस्काउंट. जो सेल्स के अंदर, क्रेडिट सेल्स के अंदर आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसको आप सेल्स डिस्काउंट बोलेंगे. अ समराइज रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अ पर्सन इज कॉल्ड. ये भी हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो अकाउंट होगा हम उसको पर्सनल अकाउंट कहेंगे. अगर एसेट के मुतल्लिक होता तो हम उसको रियल अकाउंट बोलते. जबकि अगर एक्सपेंसेस और क्या उसका नाम है आपका रेवेन्यूज से मुतल्लिक होता तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट जो है बोलते. The next MCQ, that the properties owned by a business are called liabilities, income, assets, expenses. तो obviously बात है assets हैं आपके लिए. The amount payable by a business is called liabilities, income, assets, expenses. तो obvious है liabilities है. The realization concept implies
करेक्ट ऑप्शन इज बी, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। रियलाइजेशन एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जब आप आप एक्चुअल गुड्स की डिलीवरी आप करते हैं तो उसी वक्त आप उसको रियलाइज करेंगे एज अ सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स आपको ऑर्डर जस्ट प्लेस करता है तो वो आपकी सेल्स नहीं हो सकती जब तक कि आप उसको वो चीज़ें डिलीवर ना कर दें। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओनली टू द एसेट्स एंड नॉट टू, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है एक्सपेंसेस के ऊपर, लाइबिलिटीज के ऊपर, इनकम्स के ऊपर, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट अप्लाइज ओनली टू द एसेट्स एंड नॉट टू, इनके अंदर नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इससे रिलेटेड है। फर्नीचर अकाउंट इज कंसर्न्ड विद रियल अकाउंट, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका ताल्लुक रियल अकाउंट के साथ है। तो 2009 के पेपर में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर आगे पेपर्स को देखेंगे with respect to journal ledger and trial balance, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड। थैंक यू।